तुगलक राजवंश। तुगलक राजवंश जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर, मैंने उसमें शासनकाल लिखा हुआ है। ये बताया हुआ है कि तुगलक राजवंश 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक शासन सत्ता पर रहता है। अपने 94 वर्षों के शासनकाल के दौरान दिल्ली सल्तनत में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों को जोड़ने वाला ये राजवंश था। इसके साथ ही दिल्ली सल्तनत में अधिकतम समय तक शासन करने वाला भी राजवंश तुगलक राजवंश ही था। इस 94 वर्षों में हम देखेंगे कि 3 प्रमुख शासक एवं 5 अन्य शासकों का विवरण हमें मिलता है कि इन्होंने विविध कालखंड में शासन किया। प्रारंभिक 58 वर्षों में जो 3 शासक हुए, इन्होंने तुगलक डायनेस्टी को एक सुदृढ़ता प्रदान की, और अंतिम के 26 वर्षों में जो 5 शासक हुए, उन्होंने बेसिकली जो तुगलक राजवंश पतन की ओर अग्रसर हो रहा था उसे और ज़्यादा सुनिश्चित कर दिया। अब हम इनके 8 शासकों के बारे में बात करें तो आप देखेंगे कि इस राजवंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी से लेकर 1325 ईस्वी तक शासन करता है। उसके बाद उसका पुत्र जौना खां, जिसे हम मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं, इसकी एक अन्य उपाधि उलुग खां भी थी, जिसने शासन सत्ता 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक उपभोग की। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक एक अन्य शासक बनता है, जिसने 1351 ईस्वी से लेकर 1388 ईस्वी तक शासन किया। फिरोज शाह तुगलक के बाद उसके जो उत्तराधिकारी हुए वो उतने सक्षम नहीं थे कि वो तुगलक राजवंश को और आगे तक ले जा सकें या तुगलक वंश की जो स्थिति थे उसे ही यथावत बरकरार रख सकें। तो आप देखेंगे कि इन 58 वर्षों के बाद जो 26 वर्ष आए, उन 26 वर्षों में कई उत्तराधिकारी आए और गैराम जैसे साबित हुए। इस कड़ी में चौथे शासक, जिसका नाम गयासुद्दीन तुगलक सादुती था, जिसने 1388 से 89 अर्थात 1 वर्ष 2 वर्ष के अंतराल तक ही शासन किया। तुगलक के बाद अगला जो शासक आपको देखने को मिलेगा 5वां, अबू बकर शाह, जो लगभग 89 से 90 ईस्वी तक रहा। उसके बाद आप अगर शासक देखेंगे तो नासरुद्दीन मोहम्मद शाह देखने को मिलेगा, जो 90 से लेकर 94 ईस्वी तक देखने को रहता है। अगला शासक बस 1 वर्ष अर्थात कुछ समय तक के लिए ही रहता है, जिसका नाम अलाउद्दीन सिकंदर शाह है, जो 1394 ईस्वी में ही रहता है। 1394 ईस्वी के बाद 1394 से लेकर 1412 ईस्वी तक हमें नासिरुद्दीन महमूद देखने को मिलता है, जो इस राजवंश का अंतिम शासक साबित होता है, और इसके बाद तुगलक राजवंश का पतन हो जाता है। इसी शासक के शासनकाल के दौरान तैमूर लंग का भी भारत पर आक्रमण हुआ था 1398 ईस्वी में। लेकिन हम इनके राजनीतिक इतिहास प्रारंभ करने से पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इनके प्रारंभिक शासकों ने सत्ता कैसे हासिल की, और उससे भी पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली सल्तनत में तुगलक राजवंश आया कैसे, ये कौन थे। ऐसे ही कुछ प्रश्नों का जवाब हम ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो सर्वप्रथम आप जानते हैं कि तुगलक राजवंश से पहले शासन सत्ता पे खिलजियों का शासन चल रहा था, और अंतिम खिलजी शासक कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी से सत्ता हस्तांतरण नासिरुद्दीन खुसरो खां ने किया, और उस नासिरुद्दीन खुसरो का पतन करके गयासुद्दीन तुगलक सत्ता पर बैठा था और एक नया राजवंश स्थापित किया, जिसका नाम था तुगलक राजवंश। तुगलक बेसिकली इनका व्यक्तिगत नाम था, ना कि कोई जाति जो समीकरण था उससे इसका लेना देना था। इस संदर्भ में हम तुगलक राजवंश की उत्पत्ति और नामांकन पर बात करें तो आप देखेंगे कि अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक तुगलकनामा में हमें ये बताने का प्रयास किया है कि जो तुगलक नाम है वो शासक का व्यक्तिगत नाम है, ना कि कोई जातीय नाम, अर्थात वो इन्हें साधारण ही कुल का बताते हैं। वहीं हम इब्न बतूता के रहला में देखें तो उन्होंने बताया है कि तुगलक बेसिकली तुर्किस्तान और सिंध की पहाड़ियों के बीच कहीं रहने वाले करोना तुर्क जाति जो वंश था उससे रिलेटेड थे। अब ये जो करोना तुर्क था ये केवल उस राजवंश से रिलेटेड था। वर्तमान में जो महामारी है कोरोना, उससे इनका कोई लेना देना नहीं है, अर्थात आप बस अपने कोरोना तुर्क जो एक जाति जनजाति स्पेशता थी वो उससे रिलेटेड थे। और इस कारण आगे आप देखेंगे कि इन्होंने इस राजवंश को तुगलक राजवंश और साथ साथ तुर्क सत्ता का आखिरी राजवंश माना जाता है। इसके बाद जो शासन करते थे वो तुर्क
जनजाति से या तुर्क जाति से बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करते थे। इसी संदर्भ में आप देखेंगे कि मार्को पोलो ने भी तुगलक के संदर्भ में कुछ ऐसा ही कहा है। उन्होंने तुर्कों को, खासकर तुर्क जो तुगलक थे, उनको मिश्रित रक्त का कहा है। उन्होंने बताया है कि इनके जो पिता थे वो ततार और इनकी माताएं भारतीय थी। इस प्रकार ये इनको चगताई, मंगोल आदि जैसे कई उपमाओं से भी विभूषित करते हैं। ये जो चगताई मंगोल शब्द है ये मिर्ज़ा हैदर की तारीख़ रशीदी से निकलकर सामने आता है। अब ज़्यादा इनकी उत्पत्ति और नामकरण के संदर्भ में बात ना करते हुए एक आप मोटा मोटी रूपरेखा ये समझिए कि जो तुगलक राजवंश थे वो तुर्क थे, तुगलक इनका उपनाम था और तुगलक करोना जो शाखा है उससे संबंध थे। इस स्पष्टता के बाद हम इनके शासकों पर आ जाते हैं जो इनके प्रारंभिक शासक हैं। पहला गियासुद्दीन तुगलक, जिसने 1320 ईस्वी से लेकर 1325 ईस्वी तक शासन किया। इसके राजनीतिक जो घटनाक्रम है उस पर हम अपना मत देने से पहले इसके प्रारंभिक जीवन के बारे में जान लेना ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि मलिक तुगलक का पुत्र गियासुद्दीन तुगलक और इसकी माता एक जाट स्त्री थी। बेसिकली मलिक तुगलक बलवन के समय एक गुलाम सरदार था और इसी के साथ ही आप देखेंगे कि गियासुद्दीन तुगलक का भी जो शुरुआत था वो इसी प्रकार से शुरू हुआ। एक सैनिक, एक सूबेदार से लेकर के ये किस प्रकार सीमा रक्षक पद होते हुए और प्रांतपति होते हुए एक अंतिम जो सर्वोच्च पद है सुल्तान का उसने हासिल किया। ये कड़ी इतनी आसान नहीं थी कि जितना दिखता है कि ये गया 1325 में, 1320 ईस्वी में इसने एक सत्ता को परिवर्तित किया और शासक बन गया, ऐसा नहीं। इसके पीछे आप देखेंगे कि किस प्रकार जलालुद्दीन खिलजी के समय ये एक छोटे से पद पर नियुक्त होता है। उसके बाद मुबारक शाह, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय ये दीपालपुर का सूबेदार और सीमा रक्षक के पद पर भी नियुक्त होता है। अंततः मुबारक शाह खिलजी का जब टाइम पीरियड आता है तो इसे उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत का सीमा रक्षक नियुक्त किया जाता है और ये इस समय तक काफ़ी शक्तिशाली हो चुका था। ऐसे में जब मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर दी जाती है और नासिरुद्दीन खुसरो शाह दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर काबिज हो जाता है तो इसका प्रतिरोध करने में सर्वप्रथम नाम आप देखेंगे तो मलिक गाजी का ही सामने आता है, जिसे तुगलक बेग के नाम से भी जानते हैं और जिसे प्रसिद्ध रूप से आप गियासुद्दीन तुगलक के नाम से भी जानते हैं। तो इसने सर्वाधिक विरोध किया और नासिरुद्दीन खुसरो खां के विरुद्ध इस्लाम खतरे में है और जिहाद जैसे नारों को लेकर के वहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा लोग, खासकर जो गुलाम सरदार थे और जो खिलजी राजवंश के राजभक्त थे, उनका समर्थन हासिल किया और नासिरुद्दीन खुसरो शाह का पतन किया, उसकी हत्या कर दी। और वही सरदारों ने इसको राज सत्ता पे बैठाने के लिए अग्रसर किया। अर्थात दिल्ली सल्तनत का ये पहला राजवंश था जिसे सर्वसम्मति से शासन सत्ता मिली। इस मामले में आप देखेंगे कि तुगलक राजवंश काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दिल्ली सल्तनत में ये न केवल अधिकतम समय तक शासन करने वाला राजवंश था, इसने दक्षिण भारत को सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत में शामिल करने वाला राजवंश भी यही था। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार जिस समय हुआ उस समय भी जिस राजवंश का शासन चल रहा था वो तुगलक राजवंश था। दिल्ली सल्तनत में पहली बार कल्याणकारी और प्रजाहित के चीज़ों को देख करके जिस राजवंश का शासनकाल देखा जा सकता है या कहा जा सकता है वो भी तुगलक राजवंश ही था। तुगलक राजवंश ने मध्यवर्ती नीति का अनुसरण किया जिसमें बहुत ज़्यादा ना तो कठोरता थी ना बहुत ज़्यादा उदारता थी। इन चीज़ों को मैं आगे के शासकों में आपको और ज़्यादा वर्णित रूप से या विस्तृत रूप से बताता रहूँगा। अब हम बात कर लेते हैं गियासुद्दीन तुगलक के बारे में। गियासुद्दीन तुगलक जब 1320 ईस्वी में शासन सत्ता पर बैठता है उसने लगभग 5 वर्षों तक शासन किया, 1325 ईस्वी तक। इन 5 वर्षों के दौरान इसने एक राजवंश की स्थापना की जिसे आप तुगलक वंश के नाम से जानते हैं। स्थापना करना तो बहुत आसान, लेकिन उस वंश को और सुदृढ़ता और ख़ासकर सुल्तान के पद को प्रतिष्ठा प्रदान करना और अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को
एक सुरक्षित या कहें सुदृढ़ साम्राज्य को दे जाना किसी भी चुनौती से कम नहीं है। ऐसे में गियासुद्दीन तुगलक के सामने कई चुनौतियां सामने खड़ी हुई थी। उन चुनौतियों को आप देखेंगे तो आप उनको सैनिक, प्रशासनिक, आर्थिक, राजनीतिक और राजत्व जैसे कई मुद्दों पर बांट सकते हैं कि ये प्रशासनियाँ जो चुनौतियाँ थीं वो इस प्रकार से जुड़ी हुई थी। इस संदर्भ में सबसे पहले उसने चुनौतियों को निपटने का प्रयास राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने और नासरुद्दीन खुसरो शाह के समय जो अव्यवस्था राज्य में व्याप्त हो गई थी उसे दूर करने से प्रारंभ किया। सर्वप्रथम आप देखेंगे कि गियासुद्दीन तुगलक ने यह आदेश निकाला कि नासरुद्दीन खुसरो ने जो धन राज्य का ऐसे ही बांट दिया था लोगों को, उनको वापस करना प्रारंभ किया। अर्थात जो धन उसने अपने समर्थन में सूबेदार, गुलाम और विभिन्न लोगों को दिया था वो पुनः उनसे वापस लेकर राजस्व में एकत्रित किया जा रहा था। ऐसे में एक वाकया सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया के सामने भी घटित होता है, जब गियासुद्दीन तुगलक उनको भी नासरुद्दीन खुसरो द्वारा दिए गए 5 लाख टंके वापस मांगने के लिए कहते हैं, तो संत निज़ामुद्दीन औलिया ये कहकर मना कर देते हैं कि ये धन तो वैसे भी जनता का था और उन्होंने जनता के हित के लिए उसे बांट दिया, अब उनके पास कोई पैसा नहीं है जो वो वापस कर सके। इसको लेकर के सुल्तान और निज़ामुद्दीन औलिया में थोड़ा सा मनमुटाव हो गया था, जो आगे हमें इनके संबोधन में देखने को मिलेगा, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। अब धन एकत्रित करने के बाद इनका जो प्रमुख कार्य प्रशासनिक शिथिलता जो हो चुकी थी उसको और सुदृढ़ करना था। इस प्रशासनिक शिथिलता में उन्होंने सैनिक सुधार भी लागू किए। सैनिक सुधार में आप देखेंगे तो सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने जो हुलिया और दाग प्रथा प्रचलित की थी उसे प्रभावी ढंग से लागू करने वाला गियासुद्दीन तुगलक था। इसने सैनिकों का हुलिया बाकायदा लिखना प्रारंभ करवाया, घोड़ों पर दाग निशान बनवाना प्रारंभ कराया, साथ ही सैनिकों को वेतन टाइम टू टाइम मिलता रहे, अर्थात समय पर उसे वेतन की प्राप्ति होती रहे, इस चीज़ को भी सुनिश्चित करने के लिए रजिस्टर बनवाया जिसमें उनके वेतन मद की चीज़ों का विवरण रखा जाता था और इस रजिस्टर को वो खुद भी अवलोकन करता था जिससे किसी प्रकार का कोई भी अव्यवस्था व्याप्त ना हो। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत का ये पहला सुल्तान बना जिसने वेतन संबंधी रजिस्टर का भी अवलोकन करना प्रारंभ किया। इस सैनिक सुधार के साथ साथ इसने उस समय की यातायात और डाक व्यवस्था में भी काफ़ी ज़्यादा आमूलचूल परिवर्तन कराए। यातायात व्यवस्था में आप देखेंगे कि कई मार्गों का पुनर्निर्माण कराया गया जिससे शीघ्र आवाजाही संभव हो सके और इसी के तहत डाक व्यवस्था को भी उन्नत जो स्थिति में थी उसमें परिणित कराया। डाक व्यवस्था की ये हालत आ गई थी कि 3 से 4 दिन में देवगिरी से सूचना दिल्ली पहुंच जाया करती थी हकारों के माध्यम से। इसका एक सुदृढ़ नेटवर्क इन्होंने तैयार करवाया था। 3 से 4 मील की दूरी पे चौकियों की स्थापना की थी जो घोड़े और पैदल संदेशवाहक बेसिकली बरीदों के माध्यम से सूचना पड़ती थी सूचना विभाग में, और इस सूचना विभाग का जो प्रमुख होता था उसे बरीद मुमालिक कहा जाता था, जो बेसिकली सूचना विभाग या डाक चौकी का प्रमुख होता था। और यहाँ पर एक खास ध्यान देने वाली बात है, जो मैं डाक व्यवस्था के सुदृढ़ की बात कर रहा हूँ ये शाही डाक व्यवस्था से संबंधित है, ना कि सामान्य डाक व्यवस्था से। आम आदमी अभी भी इससे वंचित था। जैसा कि आप आज देख सकते हैं कि हम कोई भी स्पीड पोस्ट या कर सकते हैं, ये उस समय की व्यवस्था नहीं थी, ये केवल शासकों से लिए ही जुड़ी हुई थी। डाक व्यवस्था के सुदृढ़ के बाद आप देखेंगे इस प्रकार का जो विवरण है वो इब्न बतूता के रहला में हमें बखूबी मिल जाता है। अब बात आ जाती है प्रशासनिक सुधारों के साथ साथ आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार आप जब देखेंगे तो गियासुद्दीन तुगलक से पहले आर्थिक सुधारों की एक कड़ी चली हुई थी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, लेकिन उसके जाने के बाद वो कड़ाई से पालन नहीं हो सका, उसमें बहुत ज़्यादा अव्यवस्था व्याप्त हो गई। ऐसे में गियासुद्दीन तुगलक ने सबसे पहले तो भू राजस्व जो उपज के आधार पर लिया जा रहा था उसे हटा दिया। अब हस्मकल और गल्ला बख्शी या बटाई के आधार पर राजस्व का निर्धारण हो रहा था। राजस्व अब आधे की जगह 1/3 से 1/5 तक लिया जा रहा था। राजस्व के साथ साथ इसने एक और नियम बनाया कि प्रति वर्ष 1/10 से लेकर 1/11 से ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं की जा सकती थी। इसने जो मध्यवर्ती राजस्व जमा करने वाले खुद मुकद्दम थे उनके अधिकारों को पुनः वापस कर दिया, एक शर्त के साथ कि ये कृषकों का शोषण नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त
फवाजिल जो अतिरिक्त अधिशेष कर हुआ करते थे उनकी भी संख्या घट करके अब कम ही रह गई थी और वो फवाजिल राजस्व में जमा करना होता था राज्य के। इसके अलावा आप देखेंगे चरी और घरी कर जो अलाउद्दीन खिलजी के समय लगे गए थे उनको भी हटा दिया गया। एक अन्य जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य दिल्ली सल्तनत में और प्रथम रूप में करने वाला गयासुद्दीन तुगलक था वो था नहरों का निर्माण। सिंचाई के लिए दिल्ली सल्तनत का ये पहला सुल्तान था जिसने नहरों का निर्माण कराया। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि गयासुद्दीन तुगलक कृषकों के संदर्भ में बहुत ज़्यादा ऐसी नीतियों को सामने लाया जिससे कृषकों को कम से कम असुविधा हो, राजस्व में बढ़ोतरी हो और इस व्यवस्था को आसानी से चलाया जा सके। इन सब के बाद आप अगर प्रशासनिक दृष्टि से देखेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो व्यवस्था व्याप्त हो गई थी उसको दूर करके इसने एक अन्य व्यवस्था को कायम किया। और कई बार तो ये कहा जाने लगा इन व्यवस्थाओं के कायम होने के बाद कि अलाउद्दीन खिलजी फिर से वापस आ गया है। वो इसकी नीतियों का सही तरीके से क्रियान्वयन के कारण ही संभव हो पाया। और इसने एक खास नीति का अनुसरण किया जिसको रस्म मियाना कहा गया। इसे तारीख एतदाल भी कहा जाता है। ये जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख फिरोजशाही में वर्णित किया है। ये रस्म मियाना या तारीख एतदाल कोई अलग नीति नहीं है। इसका जो सिंपल सा अर्थ है वो है मध्यवर्ती नीति का अनुसरण करना। मध्यवर्ती नीति क्या है? आप देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक कठोर नीति अपनाई, उसके बाद आने वाले कई शासकों ने उससे ज़्यादा सरल नीति अपनाई। तो इसने बीच का संतुलन अर्थात बहुत ज़्यादा कठिन नहीं और बहुत ज़्यादा सरल नहीं, बीच का रास्ता अपनाया ताकि और चीज़ों को संभव और अच्छे से बनाया जा सके। इन सभी चीज़ों को देखने के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट कार्य है या महत्वपूर्ण जिसे कहें वो है साम्राज्य का विस्तार करना। ये सब तो होता रहता है। साम्राज्य विस्तार, सैनिक विजय किसी भी शासक के लिए आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी पहले थी। हाँ, आप आज ये समझ सकते हैं कि डेमोक्रेसी है, इतना ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन का टाइम पीरियड है, तो वो विजय सैनिक ना होकर के आर्थिक प्रतिद्वंदता के रूप में सामने आती हैं, सांस्कृतिक प्रतिद्वंदता के रूप में सामने आती हैं। और जो राष्ट्र जितना ज़्यादा आगे बढ़ जाता है वो उतना ही अपने आप को अग्रसर करता है। वर्तमान में आप देखेंगे कि दो राष्ट्र कैसे एक दूसरे के ऊपर आक्षेप करते हुए जो इस समय संकट का माहौल है उसको और संकट में बनाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए हम इधर हट करके फिर से अपने मुद्दे पर आते हैं, गयासुद्दीन तुगलक के सैनिक विजयों पर। गयासुद्दीन तुगलक का जो सैनिक अभियान है, इसका पहला सैनिक अभियान हमें 1321 ईस्वी में देखने को मिलता है दक्षिण भारत की तरफ। दक्षिण भारत में ये आदेश जो गयासुद्दीन तुगलक ने अपने पुत्र उलुग खान, जिसे जौनक खान नाम से भी जाना जाता है और जो बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ, उसको इस जो आक्रमण का था नेतृत्वकर्ता या नेतृत्व प्रदान किया गया। दक्षिण भारत में वारंगल, जहाँ पर इस समय काकतीय डायनेस्टी के शासक प्रताप रुद्रदेव का शासन था, आक्रमण किया गया। लगभग कई महीनों तक दुर्ग का घेरा डालने के बाद भी इन्हें सफलता नहीं मिली। ऐसे में एक अफवाह उड़ी कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। तो वो खासकर जोना खां उस घेरे को तुरंत उठा करके आगे बढ़ा, लेकिन कुछ ही समय बाद उसे ये सूचना मिली कि ये केवल मात्र अफवाह थी। इस अफवाह से जुड़े सभी लोगों को मृत्युदंड दिया गया और गयासुद्दीन तुगलक के पुनः आदेश पे 1323 ईस्वी में जोना खां ने वारंगल पर पुनः आक्रमण किया। 5 महीने के घेरे के बाद प्रताप रुद्रदेव आत्मसमर्पण के लिए मजबूर हुआ और उसे बंदी बनाकर दिल्ली सल्तनत के सामने पेश किया गया। इस प्रकार आप देखेंगे दक्षिण भारत के संदर्भ में अब नीति का परिवर्तन हो चला था। वो नीति का परिवर्तन क्या था? आप देखेंगे कि दक्षिण भारत को जीतने वाले पहले शासक खिलजी थे और वो केवल विजय के उपलक्ष्य में आते थे, जीतने के बाद राज्य उन्हीं शासकों को दे देते थे। किंतु यहाँ अब परिवर्तन हो रहा है। यहाँ दिल्ली सल्तनत में उस विजित राज्य को मिला लिया जा रहा है, अर्थात साम्राज्य का विस्तार किया जा रहा है और अब वहाँ सीधे केंद्रीय शासन का नियंत्रण होता था, ना कि कोई क्षेत्रीय शक्ति उस पर शासन करती थी।
ऐसे में दक्षिण भारत को साम्राज्य में शामिल करने वाला पहला राजवंश और पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक और राजवंश तुगलक साबित हुआ। और वारंगल वो पहला क्षेत्र था जो इसमें शामिल हुआ, किसमें? दिल्ली सल्तनत में। और दिल्ली सल्तनत, वारंगल का तात्पर्य आप समझ जाइए, वो काकतीयाज डायनेस्टी की बात कर रहे हैं। काकतीयाज डायनेस्टी वर्तमान में तेलंगाना का जो पोर्शन है उससे रिलेटेड है। और मैं ये बिल्कुल नहीं पूछूंगा कि वर्तमान में तेलंगाना के सीएम कौन है, आपको पता ही होगा, केसीआर राव। चलिए हटाइए, हम अपने टॉपिक पे पुनः आ जाते हैं। गयासुद्दीन तुगलक की इस विजय के साथ ही जब जौना खां आगे बढ़ता है तो उसे जाजनगर उड़ीसा पर भी आक्रमण करता है। इस समय जाजनगर पे भानुदेव द्वितीय का शासन है, जो लगभग 1306 ईस्वी से लेकर 1328 ईस्वी तक शासन करता है। इस पर आक्रमण करने का एक कारण अन्य भी था कि इसने प्रताप रुद्र देव की सहायता की थी। ऐसे में जौना खां ने इसको भी परास्त किया और आगे बढ़ते हुए ये दिल्ली सल्तनत की ओर पहुँचे। इसके बाद बंगाल की विजय और तिरहुत की विजय गयासुद्दीन तुगलक की अंतिम विजय थी। 1324-25 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल में व्याप्त अव्यवस्था को दूर करने का प्रयास किया और उसे दिल्ली सल्तनत के जोड़ने का भी प्रयास किया। आप देखेंगे कि बलबन के शासनकाल में ही बंगाल का जो कनेक्शन था वो दिल्ली सल्तनत से टूट जाता है। जैसा कि बुगरा खां, उसका पुत्र, वहाँ अलग शासन कर रहा होता है, कैकुवाद यहाँ अलग शासन कर रहा होता है, इसका दिल्ली सल्तनत से कोई लेना देना नहीं होता है। और यही प्रक्रिया फिरोज शाह इमसुद्दीन और उनके उत्तरवर्ती शासकों के समय देखने को मिलती है। गयासुद्दीन तुगलक के समय भी जो उनके 4 उत्तराधिकारी थे उसमें बंगाल के शासन को लेकर का व्यवस्था प्राप्त हो गई थी। उसको दूर करने के लिए गयासुद्दीन तुगलक ने वहाँ पर आक्रमण किया और बंगाल को विजित किया। बंगाल के साथ साथ ये आगे बढ़ते हुए उत्तरी बिहार, जिसे आप तिरहुत के नाम से जानते हैं, उसको भी विजित किया। उस समय तिरहुत बेसिकली जो वर्तमान में मिथिला है उसे तिरहुत कहा जाता है और ये उत्तर बिहार का क्षेत्र है। यहाँ पर कर्नाट वंश के शासक हरिदेव सिंह का शासन था, उनको परास्त किया जाता है। हरिदेव सिंह भागकर नेपाल चले जाते हैं और दिल्ली सल्तनत में उत्तरी बिहार को पहली बार सम्मिलित करने वाला भी जो शासक था वो गयासुद्दीन तुगलक था और जो राजवंश था वो तुगलक राजवंश था। इस प्रकार आप देखेंगे कि तुगलक राजवंश ने एक बृहद साम्राज्य के निर्माण करने का प्रयास शुरू कर दिया था, अपनी शासन व्यवस्था को सुदृढ़ कर दिया था और एक केंद्रीय शासन का विस्तार काफ़ी बृहद स्तर पर किया था। अब विजय करने के बाद जब ये 6 किलोमीटर दूर रह गए थे दिल्ली से, अफगानपुर के पास, वहाँ पर ये रुके और वहाँ पर इन्होंने सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया को एक संदेश भेजा कि हम दिल्ली आ रहे हैं, वो राजधानी खाली कर दें। ऐसे में निज़ामुद्दीन औलिया का एक वाक्य बहुत ही फेमस है। उन्होंने गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा था कि हुनुजे दिल्ली दूरस्ते, अर्थात सुल्तान अभी दिल्ली दूर है। ऐसे में आप देखेंगे कि अफगानपुर में विजय महोत्सव अपनाया जा रहा था, एक लकड़ी का महल बनाया गया था जौना खां द्वारा और वहाँ पर इनकी विजय के संबंध में उत्सव मनाया जा रहा था। ऐसे में ही हाथियों के प्रदर्शन के समय एक दुर्घटना घटित होती है जिसे हम अफगानपुर की दुर्घटना के नाम से भी जानते हैं और जो फरवरी-मार्च सन 1325 ईस्वी में घटित होती है। इस दुर्घटना में यहाँ इनके शासक अर्थात जो शासक था गयासुद्दीन तुगलक, उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर हम थोड़ी सी चीज़ आपको स्पष्ट कर दे रहे हैं अफगानपुर की दुर्घटना के संदर्भ में कि अफगानपुर की दुर्घटना को लेकर के जौना खां अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक पे यह आरोप लगाया जाता है कि उसने सुल्तान की हत्या का प्रयास किया था। अब हम यहाँ देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो कौन से आधार थे जिनके आधार पर ये हत्या में मोहम्मद बिन तुगलक का हाथ था कि नहीं। ऐसा आजकल जो वर्तमान में भी हम इस विषय पर क्यों इतने ज़्यादा जो कहें मतभेद रखते हैं कि कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि हाँ वो दोषी था और कुछ इतिहासकार ये नहीं मानने का प्रयास करते हैं कि वो दोषी नहीं था। इस संदर्भ में आप देखेंगे कि जो दोषी नहीं मानते हैं वो क्या तर्क देते हैं। अमीर खुसरो तुगलकनामा में ये जिक्र करते हैं कि अफगानपुर की दुर्घटना जो थी उसमें इनकी मृत्यु हो जाती है और उसमें थोड़ा सा संशय मौजूद है। इसामी भी इसी प्रकार की बातों का जिक्र करते हैं और इसामी से लेकर इब्न बतूता भी इसी प्रकार की
बातों को दोहराते हैं कि इसमें मोहम्मद बिन तुगलक का हाथ था और वो इसे दोषी करार देने का प्रयास करते हैं, जो समकालीन हिस्टोरियन हैं। वहीं आप देखेंगे जियाउद्दीन बर्नी एक अनिर्णायक कथन देता है कि एक आकस्मिक बिजली का गिरना हुआ और सुल्तान की मृत्यु हो गई। ऐसे में आप देखेंगे कि डॉक्टर मेहदी हुसैन और पीवी सक्सेना अमीर खुसरो और बर्नी के मत को लेकर के जियाउद्दीन बर्नी का मत लेकर के मोहम्मद बिन तुगलक को गयासुद्दीन तुगलक की हत्या से बरी करते हैं, अर्थात वो इसके षड्यंत्र नहीं मानते हैं। और इसके आधार पे भी वो कई तर्क देते हैं कि यहाँ पर देखने वाली बात है कि जो दुर्घटना घटित होने का कारण बताते हैं कि हाथियों का प्रदर्शन के कारण ये दुर्घटना घटित हुई, तो इन हाथियों के प्रदर्शन की जो आज्ञा दी थी वो सुल्तान ने दी थी, ना कि मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगर ये षड्यंत्र होता तो वो हाथियों के प्रदर्शन की आज्ञा सुल्तान ना दे करके मोहम्मद बिन तुगलक देता। दूसरा कि अगर उसने अपने पिता की हत्या की होती तो उसके अपने पारिवारिक संबंध उतने अच्छे नहीं होते। आप बाद में शासन में देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक का अपनी माँ और बाकी के जो पारिवारिक सदस्य थे उनसे बहुत अच्छा संबंध रहा। इस प्रकार से इस घटना का भी लोग विरोध करते हैं कि ऐसा नहीं संभव हुआ। अन्य कई तर्क देते हैं जिसके तहत ये कहा जा सकता है कि जो अफगानपुर की दुर्घटना थी वो मात्र संयोग था, उसमें मोहम्मद बिन तुगलक का कोई हाथ नहीं था। ऐसे में एक और बात कही जाती है कि जो इस्लामी और बाकी के जो इतिहासकार हैं वो ये कहने का प्रयास करते हैं कि वो कही सुनी बातों के आधार पर ही ये कह रहे हैं कि षड्यंत्रकर्ता मोहम्मद बिन तुगलक है। तो कही सुनी बातों पर हम यकीन नहीं कर सकते। अगर बात इस्लामी की रही तो वो दक्षिण भारत में मौजूद थे, बात इब्न बतूता की रही तो वो बाद में आए थे, अर्थात उनके वक्तव्यों पे हम उतना ज़्यादा तरीके से ध्यान नहीं दे सकते हैं। और इन्हीं शासकों को कोट करते, मतलब इन्हीं इतिहासकारों को कोट करते हुए आप आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद और डॉक्टर आर.सी. मजूमदार, जिसे आप रमेश चंद्र मजूमदार के नाम से जानते हैं, वो मोहम्मद बिन तुगलक को षड्यंत्रकर्ता मानते हैं। इसके संदर्भ में भी कई तर्क दिए जाते हैं कि जो इस अफगानपुर के महल का निर्माता था अहमद यास, उसको वज़ीर और कई उपाधियों से भी भूषित किया गया। इसके साथ ही आप कई चीज़ों को देखेंगे, हम इस ज़्यादा डिबेट में पढ़ने का प्रयास नहीं करते हैं और बाकी चीज़ों को देखते हुए ये बस एक संयोग मान लेते हैं कि उस दुर्घटना में जो फरवरी मार्च 1325 ईस्वी में हुई, गयासुद्दीन तुगलक की हत्या हुई, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब आगे की कड़ी हम अगले पार्ट में बनाएंगे। धन्यवाद।